वेलकम टू प्रकाश एकेडमी। अपना वर्क एनर्जी वाला चैप्टर आगे कंटिन्यूएशन में करेंगे। आज हम क्या क्या टॉपिक्स करेंगे वो देख लेते हैं जल्दी से। आज हम लोग एनर्जी एंड पावर बेसिक जो हमारे रिमेनिंग है वर्क हमने कर लिया था। बेसिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर वो भी एक सेशन हमने कर लिया था। आज हम करेंगे एनर्जी एंड कोलिजन एंड पावर। बेसिकली ये तीनों चीजें करेंगे। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, देन आपकी डिफरेंट वेज हाउ द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड करेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन डेप्थ करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, कोलिजन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हर टॉपिक पे। पावर करेंगे एंड देन मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉम्बिनेशन में, जिसमें आपकी सारी चैप्टर्स जो अभी तक हमने करे हैं उनसे कंबाइन करके किस फॉर्म में न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, पूरा फुल लेक्चर एंड तक बने रहना। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा और डर भी आपका बिल्कुल भाग जाएगा। बहुत इजीली आप इन न्यूमेरिकल्स को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। तो आज चलते हैं एनर्जी और पावर की जर्नी में। चलिए शुरू करते हैं। अगर लेक्चर आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करेंगे एनर्जी से। सबने डेफिनेशंस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। करेक्ट। यूनिट इज जूल। यूनिट इज जूल ओनली। अच्छा, टाइप्स ऑफ एनर्जी भी आपने बहुत सारी पढ़ी हुई है। क्या कौन कौन सी? केमिकल एनर्जी, आपको पता है केमिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम खाना खाते हैं, खाना ब्रेक डाउन होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमें एटीपी में, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एनर्जी। तो दिस इज कन्वर्जन हो रही है यहाँ पे। एनर्जी हमें पता है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही होता है। किन वेज में होता है वो भी करेंगे। पहले बेसिक एनर्जी देख लेते हैं। केमिकल एनर्जी आपको पता चल गया। सोर्सेज इसके बैटरीज में केमिकल एनर्जी होती है जो सेल आप यूज करते हो। फूड में फॉसिल फ्यूल हो गए, बायोमास हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके केमिकल एनर्जी। थोड़ी सी फास्ट चल रही हूँ कि ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता है, इसलिए जहां पे स्ट्रेस देना होगा वो हम इन डिटेल करेंगे, डोंट वरी। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम कहते हैं दैट इज एनर्जी ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स हाइट। कितनी हाइट पे है ग्रेविटेशनल फील्ड में, कितनी हाइट पे है, वो हाइट की वजह से जो एनर्जी वो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फॉर्मूला इन डिटेल करेंगे आगे। जस्ट आपको बता रही हूँ कि दैट इज m into g into h, where m is the mass of the object, g is acceleration due to gravity and h is the height where it is kept from the earth surface. Water stored in a dam, हमें पता है वाटर स्टोर करते हैं डैम पे, हाइट पे, वहां से स्पीड में उसे हम छोड़ते हैं तो हाइट से चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी। मूव करने लगता है वाटर, मूव करता है तो वो टर्बाइन रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अगर आपने देखे हो तो। ओके, देन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड इलास्टिक मटेरियल। डिफॉर्म्ड जो इलास्टिक मटेरियल होता है ना, उससे जो एनर्जी स्टोर होती है। करेक्ट। क्या है? हम स्ट्रेच करते हैं इलास्टिक मटेरियल को, एनर्जी स्टोर हो गई उसमें, हम छोड़ते हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला हाफ kx²। यहाँ पे अब आप बोलोगे कि k क्या होता है, x क्या होता है? So K is a spring constant which is given to us. X is the deformation or the displacement. मैंने कितना रबर बैंड को स्ट्रेच किया,
इलास्टिक मटेरियल को स्ट्रेच किया तो दैट इज डिफॉर्मेशन। ओके, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड ड्यू टू मोशन, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर कहां से आया अभी डिराइव करेंगे, यहाँ पे जस्ट वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट। मूविंग कार that possesses kinetic energy, correct. Then we have electrostatic energy. Electro and static. Static means stationary. So energy from static electric charges. Electric charges होते हैं, वो जब स्टेशनरी होती है तो क्या एनर्जी पोजेस करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं उस एनर्जी को। एग्जाम्पल, लाइटनिंग। लाइटनिंग जो होती है दैट इज ड्यू टू दिस ओनली। अच्छा, पूरा 11th में तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ही है आपका, तो बहुत डिटेल में करना है फिजिक्स में 11th में। अभी तो हम बेसिक जस्ट पढ़ रहे हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। देन कम्स योर न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। अब हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, एटम्स होते हैं, एटम्स जो है उसमें क्या क्या होते हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये रहा मेरा एटम। अगर मैं करूं मींस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन एनर्जी शेल्स, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये जो एनर्जी पोजेस करते हैं दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, अब यूरेनियम आपने सुना होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, स्प्लिट करते हैं हैवी न्यूक्लियाई को। अब यूरेनियम 235 क्यों लिखा है? इट इज आल्सो एन आइसोटोप। आइसोटोप अब आपको पता है क्या होता है, व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सो इसका 235 यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, और एटम बम्स में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में आपने बहुत सुना होगा इसका नाम। आगे चलते हैं, अभी हम वो भी नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट हम टाइप्स ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। अच्छा, अब एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी होती है। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? व्हेन ग्रीन लीव्स दे मेक फूड फॉर द प्लांट। अब वो फूड कैसे बनाती है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब हमने करा है, करेक्ट। बस, तो सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। वो फूड बन रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या? सोलर एनर्जी। सनलाइट लेती है एंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो दिस इज एनर्जी कन्वर्जन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का अभी बताया था कि वाटर हम ऊपर हाइट पे स्टोर करते हैं। सो नाउ इट पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू हाइट। वो हुआ। अब जैसे ही वाटर को वहां से डैम से हम छोड़ते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, फास्ट मूविंग जब वाटर आता है तो उसकी वजह से टरबाइन मूव करता है, टरबाइन मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बीच में काइनेटिक में भी कन्वर्ट होती है। ये हो गया एक और एग्जांपल की एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी से थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी तो होते हैं, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में वही कंसेप्ट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं हीट जनरेट करने के लिए, उसकी वजह से मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन ही मूव करते हैं बट ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अच्छा, अब ऐसे ही जब आप बो एंड एरो अगर आपने खेला होगा तो आप क्या करते हो, या आपने स्पोर्ट्स ओलंपिक में देखा होगा, तो आर्चर क्या है, ड्रॉज अ बो, तो केमिकल एनर्जी, अपनी मस्कुलर जो मसल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी, और उससे स्ट्रेन दे रहा है, वो खींच रहा है, इलास्टिक होती है,
स्ट्रेन देता है. So this is also conversion, chemical energy to electric strain energy. और ये हमने कर लिया है law of conservation of energy, that energy can neither be created nor be destroyed, it only gets transformed from one form to another form. अब ये एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं. शॉर्ट में करेंगे, ये चीजें डेप्थ में नहीं करेंगे, जस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए. एक तो वर्क ट्रांसफर मतलब मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर. जब आपकी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. कैसे? आप बॉक्स को पुश कर रहे हो, आप इंजन एक्सलरेट कर रहे हो जब आप कार को, तो भी क्या हो रहा है? पुशिंग अ बॉक्स, केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. जब एक्सलरेट कर रहे हो तो केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. विंड जब होती है, विंड टर्निंग टरबाइन ब्लेड्स, तो काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. करेक्ट? ये हो गए आपके वर्क ट्रांसफर. ठीक है. अब नेक्स्ट आती है एक आपकी हीटिंग. हीटिंग क्या है? थर्मल एनर्जी ट्रांसफर. यू डू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस आपने मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं हीटिंग के, आपके 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन क्या होता है? आपने बहुत बार गैस पे वाटर बॉईल किया होगा, उसमें अगर आप पैन में स्पून रख दो तो स्पून बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. उसमें रख दिया आपने स्पून को, आप उसको फिर उठा नहीं पाते, गर्म हो जाता है बहुत तेज. तो क्या हो रहा है? कंडक्शन की वजह से आपका मतलब कांटेक्ट में आ रहा है. हीटिंग एक हॉट सब्सटेंस पे दूसरी सब्सटेंस कांटेक्ट में आ रही है और कंडक्शन की वजह से आपके जो है वो भी हीटिंग और हीट ट्रांसफर हो रही है. कन्वेक्शन, फ्लूइड मूवमेंट. आपने कन्वेक्शन करंट्स पढ़ा होगा, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वो वाला. करेक्ट. रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन. डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है आपकी और अर्थ को वार्म कर देती है. दैट इज एग्जांपल. ठीक है. अच्छा, अब फिर रेडिएशन. रेडिएशन को हम इन डेप्थ इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर भी कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए, मतलब वो स्पेस से भी आ जाती है. तभी तो सनलाइट हम तक पहुंचती है, क्योंकि सनलाइट भी तो आ रही है तो बीच में तो पूरा वैक्यूम है ना. एटमॉस्फेयर तो किसी एक सर्टेन हाइट तक है अर्थ के, उसके बाद वैक्यूम आ जाता है. तो ये सनलाइट क्या है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच नीड्स नो मीडियम टू ट्रैवल. तो फोटॉन्स जो है वो एनर्जी कैरी करते हैं थ्रू स्पेस और हमारे पास वो पहुंचती है, हम एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है. ये सब डिटेल हम लोग करेंगे आगे के चैप्टर्स में. अच्छा, अब हमें ये भी पता चल गया, हमने ट्रांसफर हमने कर लिए, इसके काफी सारे एग्जाम्पल. अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन डिटेल की कहाँ से ये फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का ½ mv² फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, आया कहाँ से, डिराइव कहाँ से हुआ है. हम सिर्फ बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी दैट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ये कह देते हैं. ये आया कहाँ से है आपका ये फॉर्मूला. अच्छा, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ी सी डेरिवेशन. अभी तक हमने क्या करा? हमने करा वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. करते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं. फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इफ यू रिमेम्बर, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन दिस इक्वेशन तो हमारा वर्क डन क्या बन गया? हमारा वर्क डन बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. बिल्कुल बन गया. अच्छा, अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को जो जितनी हो रही है, हमें पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर बॉडी कुछ मूव कर रही है, कुछ डिस्प्लेस कर रही है, कुछ वेलोसिटी होती है उसकी, उस पे बेस्ड होती है. अगर आपको याद हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v² माइनस u² इक्वल टू 2as. ये होती है हमारी
यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 इज कांस्टेंट, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां से कैन आई राइट as दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2। लिख लिया मैंने। अब मैं इस इक्वेशन को नंबर दे देती हूँ 1। ठीक है, अब और इसको देती हूँ 2, ये दे दिया। नाउ सब्स्टिट्यूट 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मेरा वर्क डन क्या आ गया? मेरा वर्क डन आ गया m इंटू as की जगह मैं क्या लिख दूंगी? इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2। करेक्ट? यस, बिल्कुल, आई कैन राइट दिस। अब ये कितना होता है? दिस कैन अगेन बी रिटन एज this only. I can write it as half m v square minus u square. This is change in velocity. So this I can, if I open the bracket, I can write half m v square minus half m u square. Now v was final velocity, u was initial velocity, और इसको हम बोल देते हैं this is equal to change in kinetic energy. This is energy, this is a form of energy. Half mv square is kinetic energy. तो हम इसको लिख सकते हैं this is change in kinetic energy. बिल्कुल लिख सकते हैं change in kinetic energy, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो वेलोसिटी है वो v है और इनिशियल u है, तो चेंज कितना हो गया? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, व्हिच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी हमारी चीज हो गई। तो अब हमें पता चल गया कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी आ गई। वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या आ गया हमारा? हमने कहा दिस ओनली रिलेशन इज नोन एज work energy relation. Work done, that is change in kinetic energy. अच्छा, अब हमने कह दिया kinetic energy कितनी होती है? kinetic energy हमने लिखा kinetic energy अगर initial velocity 0 है ऑब्जेक्ट की, तो हमारी kinetic energy क्या हो जाएगी? kinetic energy हम लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर। अगर initial velocity 0 है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे और आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर। सपोज न्यूमेरिकल सेज फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तो हम क्या कर देंगे? जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मूविंग एट 3, सो 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गई आपकी 9 जूल। एनर्जी की यूनिट जूल। सिंपल बेस क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे हम इसका बढ़ाते जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब हम आ गए हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन में हम ग्रेविटेशनल बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में हम इलास्टिक बोल देते हैं। तो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई वो हमारी क्या होती है? वर्क डन। हम लिखते हैं वर्क डन that is equal to how much? Force into displacement. अब force mass into acceleration, पर ये क्या? position due to gravitation. gravitation में हम लोग acceleration क्या लेते हैं? instead of acceleration we write acceleration due to gravity, that is g. and displacement कितना हुआ? ground level से कितनी height पे है? तो हम h लिख देते हैं। so that is why this work done that becomes mgh, gravitational potential energy. अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्प्रिंग में हाफ kx स्क्वायर, k is your spring constant and x is the displacement. अच्छा, ये भी हो गया। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, सिंपल वाला पहले। 5 kg object that is at a height of 4 meter, find its potential energy. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m into g into h. Mass is given to us, height is given to us, g की वैल्यू is constant,
यू नो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस वही लिख देना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो ले लो, 10 ले लो फॉर ईज। चलो, अब हमने कहा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है, वो अपनी एक पर्टिकुलर हाइट से फॉल कर रही है, तो एक हाइट पे है तो उसके पास क्या होता है, उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो एट टॉप, एट मैक्सिमम हाइट, it will have maximum potential energy and zero kinetic energy। हमने पहले भी पढ़ा है, at maximum height velocity is zero, if you remember। याद आया? इससे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं। at maximum height velocity is zero। अब velocity जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी भी जीरो और इनिशियल तो है ही जीरो, या जो भी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो इट विल बी जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट एंड सो इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। और बॉटम पे जब अर्थ की सरफेस पे है तो हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो अब हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप देख रहे हो, हम एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं और न्यूमेरिकल चल रहे हैं। अब इस कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या है? अ 2 kg बॉल फॉल्स फ्रॉम 10 मीटर हाइट। आपकी एक 10 मीटर हाइट पे बॉल है, वहां से 2 kg बॉल गिरती है। फाइंड इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। कहोगे क्या करें, क्या ये आपका ये ग्राउंड लेवल है और ये है बॉल आपकी हाइट, इस हाइट पे आपकी बॉल है। ठीक है, अब ये बॉल नीचे गिर रही है। अब ये कितनी हाइट पे है, दिस इज 10 मीटर्स और बॉल का मास दिया हुआ है 2 kg है मास। अब ये नीचे गिर रही है। अब पहले ये बताओ, ये इस हाइट पे है तो इसके पास कौन से टाइप की एनर्जी है, इट पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। हाइट पे है, वहां पे है पड़ी हुई, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। अब ये गिरना शुरू हुई, जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड। हमें निकालनी है इसकी स्पीड क्या होगी। अब जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वहां पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, ये आई लिख लेती हूँ फॉर इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ये मैं क्यों लिख रही हूं ऐसे, क्योंकि हमने कहा है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। तो पहले इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे, पहले ऑब्जेक्ट हाइट पे ही है तो कितनी हो गई, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाइट पे है, वहीं पे मैक्सिमम हाइट पे, वहीं पे ही ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गई आपकी जीरो। अब बॉडी नीचे आ रही है, हमें मिडिल कहीं पे नहीं निकालना, हमें बॉटम पे निकालना है। अब बॉटम पे क्या हुआ, बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि हाइट तो है ही नहीं, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो गई एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे थी, जीरो थी, तो मैं लिख सकती हूँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो इनिशियल। बिल्कुल, बस अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर।
हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh, और I can write this implies I can write v is equal to under root of 2gh। बस अंडर रूट ऑफ 2gh ही आपको निकालना है। कितना होता है 2 इंटू, मैं अगर ये 9.8 लेना चाहूँ 9.8, 10 लेना है तो 10, हाइट भी है मेरी 10, तो ये मेरा आ गया, कितना आ गया मेरा, ये आ जाएगा, अगर मैं 10 बाहर ले लूं तो 10 रूट 2, 10 इंटू रूट 2, 10 इंटू 10 है तो रूट के बाहर आ गया 10 एंड रूट 2 बचा। बस इतनी मेरी वेलोसिटी आ गई जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अंडरस्टूड? हमेशा हाँ, आप क्वेश्चन ऐसे ही करोगे, पूरे स्टेप्स लिखने हैं कि कारण आपकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी में कौन कौन सी आ सकती है, आपकी आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हाइट पे था तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी 0, और बाद में जब बॉडी नीचे ग्राउंड पे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0। बस वर्क एनर्जी थ्योरम हमने कर ली है ऊपर डिटेल में, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ 2 kg ऑब्जेक्ट फॉर 5 मीटर्स। एक फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है 2 kg ऑब्जेक्ट पे, कितने डिस्टेंस के लिए, 5 मीटर्स पे। फाइंड द फाइनल स्पीड इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज 2 मीटर्स। अब देखो, हमने करा था ट्रांसफॉर्मेशन में कि आपकी मोशन की वजह से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपका, है ना। तो आपका यहाँ पे इनिशियल एनर्जी सॉरी, कितनी होगी आपकी इनिशियल एनर्जी, आपका वर्क डन दैट इज आल्सो इनिशियल, आपकी एनर्जी वर्क डन दैट इज इक्वल टू आपकी क्या है, फाइंड द फाइनल स्पीड इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज दिस मच। तो ये आपकी चेंज हो रही है, अब बॉडी जो है मोशन में आ रहा है। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम करी है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बिल्कुल। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फोर्स इज गिवन टू अस 10, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर इज गिवन टू अस, हाफ m मास इज गिवन टू अस 2 kg, फाइनल वी हैव टू फाइंड एंड इनिशियल स्पीड इज गिवन टू अस माइनस 2 का। ओनली वन योर thing is left which is unknown, that is final velocity v। आपकी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, आप सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोलिजन, अब हमने कोलिजन पहले प्रीवियस हमने चैप्टर में भी करे हैं कोलिजन। आज हम पहले बेसिक रिवाइज करते हैं और फिर थोड़े क्वेश्चन करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन करा है हमने, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक में क्या होता है आपका, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, चाहे 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो। 1 डायमेंशनल में हमने जैसे करा कि 2 बॉल्स हैं, दे कोलाइड एंड रीबाउंड, वापस चल जाती हैं अपने अपने। अब 2D में मैं कहूंगी कि बिलियर्ड बॉल कोलाइड करती हैं और फिर वो रीबाउंड करके वापस नहीं जाती हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन ले लेती हैं, किसी एंगल पे चली जाती हैं। ये तो हुआ आपका इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक में क्या होता है, इनइलास्टिक में ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब मैं जब कंजर्व की बात कर रही हूँ ना, कभी भी कंजर्वेशन की बात कर रही हूँ, तो इनिशियल दैट इज इक्वल टू फाइनल। अभी हमने एनर्जी भी कंजर्व करी, तो हमने करी टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। अब वो टोटल एनर्जी में हर टाइप की ले ली हमने, पोटेंशियल भी ले ली, काइनेटिक भी ले ली। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, आपके कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एनर्जी कंजर्व, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है, इन इलास्टिक में ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड।
एग्जाम्पल, बुलेट आपने करी, बुलेट गई और किसी वुडन ब्लॉक में एम्बेड हो गई, अब उसका मोशन नहीं हो रहा है, वो एम्बेड हो गई, वहां पे स्टॉप हो गई। तो दिस इज योर इनइलास्टिक कोलिजन, टाइप ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलो अब पहले न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? A 2 kg ball that is moving at 3 meter per second hits a stationary 3 kg ball. अब आपका क्या है, एक आपकी बॉल है विच इज 2 kg बॉल, ये आपकी 2 kg बॉल मूव कर रही है और स्पीड से मूव कर रही है, और ये क्या करी, इसने हिट किया एक स्टेशनरी 3 kg बॉल, ये मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द फर्स्ट बॉल देन स्टॉप्स, फाइंड द सेकेंड बॉल वेलोसिटी। ये यहाँ पे हिट करा, तो अब क्या हुआ, फर्स्ट बॉल कौन सी है, 2 kg, वो तो स्टॉप हो गई और 3 kg मूव करने लग गई। बताओ, एक स्टॉप हो गई और एक मूव करने लग गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अभी हमने करा क्या, हमने करा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम तो चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, कंजर्व ही रहता है, बट दिस इज इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन है तो हम मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों चीजें कंजर्व रह सकती हैं। हमें देखना है कि हमें कौन सा लेना है। अब मोमेंटम ले लेते हैं पहले। तो मोमेंटम कंजर्व की क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अब दो बॉडीज है तो मास इसका m1, इसका m2 ले लेते हैं, करेक्ट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 ले लेते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला। अब आपको वैल्यूज पता है, m1 कितना है, 2 है जी। ये u1 किस वेलोसिटी से चल रहा है, 3 से, 3 लिख लिया, प्लस m2 मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट 3, इनिशियल वेलोसिटी 0, नेक्स्ट m1 2, फाइनल वेलोसिटी इज 0। वो बोल रहा है कि सेकेंड फर्स्ट वाला जो है दैट स्टॉप्स, स्टॉप हो गया, प्लस m2 is 3 into v2 we have to find। बस आ गया, कितना आ गया, ये 6, ये तो 0 ही हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 into 0 भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 3v2। तो v2 आपका आ गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये लिखोगे, इसके भी मार्क्स हैं, ये लिखने के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका पूरी इक्वेशन लिखने के मार्क्स है। फिर आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, आपको पता है u1 क्या है, u2 क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है, बस सब्स्टिट्यूट करनी है सारी वैल्यूज। बेसिक करे हैं, अभी हम आगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप पूरा लेक्चर देखना। अभी पहले हम पावर कर लेते हैं। पावर आपने बहुत करा हुआ है, क्या होता है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। वर्क डन अभी हमने करा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस वर्क डन ओवर टाइम टेकन। इसकी यूनिट कितनी होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट। अब वॉट आया कैसे, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड, तो दैट मींस वॉट, दैट इज जूल पर सेकेंड ओनली। जूल पर सेकेंड इज आल्सो नोन एज वॉट, करेक्ट। अब ये तो हमने लिख दिया, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। अब और क्या लिख सकते हैं, अब देखो मैं वर्क डन को और अगर ब्रेक करूं, तो वर्क डन मैंने करा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, दिस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दिस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज f into v। बन गए आपके फॉर्मूलास। तो याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये बाय डिफॉल्ट आप उसको किस वे में लिख रहे हो, बस ये हमने और कुछ नहीं किया। अब ये बेसिक हमें पता ही है कि
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी, तो ये आ गया, आई कैन राइट इट एज फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब मूविंग व्हीकल होगा तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगी, F इनटू V, अदरवाइज मैं नॉर्मल वर्क डन अपॉन टाइम यूज करूंगी। अच्छा, अब एक हम कर लेते हैं कि मोटर डज 5000 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स, फाइंड पावर। बिल्कुल सिंपल है, दिस मच वर्क, और पावर क्या होती है, वर्क डन ओवर टाइम, तो वर्क डन ओवर टाइम कर दिया, बस सॉल्व कर दिया। अब ये सारे कंसाइज करके मैंने फॉर्मुलेस लिखे हैं कि हमने कौन कौन से अभी तक फॉर्मुलेस कर लिए हैं। हमने वर्क डन का करा है, F डॉट S दैट इज F इनटू S इनटू कॉस ऑफ थीटा डिग्री। ग्रेविटी में वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, पावर इज वर्क डन ओवर टाइम और फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान से समझना। मैन लिफ्ट्स अ 20 kg ब्लॉक टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन 10 सेकेंड्स। मैन जो है वो लिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, 20 kg ब्लॉक को उसने लिफ्ट किया, कितनी हाइट पे लेके गया, 5 मीटर हाइट पे, कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। अब उसने उठा लिया, then he carries it horizontally for 8 meter और चला लेके 8 मीटर। Find the total work done and the power exerted। सारे कंसेप्ट याद करो, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। पहले वो क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क डन कितना होगा, mgh, mass is given to us, g is acceleration due to gravity, 10 ले लो, 9.8 लेना है ले लो, h height 5 मीटर दिया हुआ है जी। आपने निकाल लिया वर्क डन इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट, लेकिन वो खाली लिफ्ट ही नहीं कर रहा है, लिफ्ट करके हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है 8 मीटर। अच्छा जी, अब हॉरिजॉन्टल वो चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे हॉरिजॉन्टल, ग्रेविटी आपका नीचे जो mg वेट लग रहा है वो फोर्स है, वो एक्टिंग डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, cos ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री cos 90 0, तो ये वाला वर्क डन 0 हो गया। प्रीवियस वाला लेक्चर देख लो अगर पूरा याद नहीं आ रहा है आपको। वर्क डन का फॉर्मूला हमने करा हुआ है, क्या होता है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू F डॉट S, और डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, F इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा डिग्री। ये थीटा डिग्री जो है दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने जब उठाया तो सेम डायरेक्शन में आपका वेट भी लग रहा है, आपका लग रहा है, तो आपका थीटा जो हो गया वो 0 हो गया, तो हमने mgh ले लिया। लेकिन जब आप ये देखो कि वो ऑब्जेक्ट उठा के आगे चल रहा है और वेट आप मोशन तो आपका इस डायरेक्शन में है और वेट आपका फोर्स जो है वो यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये 90 डिग्रीज हो गया और cos 90 0 होता है, इसलिए आपका W2 जो आ गया वो 0 आ गया, क्योंकि W2 आपका cos 90 बना रहा है। ठीक है, इसलिए वो आपका 0 आ गया। अब आपका टोटल वर्क डन कितना हो गया, जो इससे वर्क डन लिफ्टिंग वाले से आया बस वही आ गया। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम कितना था 10 सेकेंड्स, बस वो निकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब एक और करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्या है क्वेश्चन, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक at 400 meter per second, this is the velocity, mass, and penetrates 10 centimeter before stopping. Penetrate कर गई before stopping. Find the average resistive force. Resistive force निकालना है आपको।
बुलेट जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब जाने के बाद क्या हुआ, वुडन ब्लॉक में गई इतनी एंड पेनेट्रेट कर गई, स्टॉप होने से पहले इतना चली, मतलब वुडन ब्लॉक में इतना चली है वो। तो रेजिस्टिव फोर्स निकालना है कि क्या होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बिल्कुल। अब मेरा वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे रेजिस्टिव फोर्स ही निकालना है, ये वाला फोर्स ही निकालना है। बिल्कुल मैं ऐसे ही एज इट इज रखूंगी। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब आप देखो मैं सेंटीमीटर, यहाँ वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकेंड, तो मैं इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगी। तो क्या आ गया, 0.1 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू हाफ। मास मेरा फिर ग्राम में है, मुझे फिर एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा केजी में, तो मैं केजी में कन्वर्ट करूंगी, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, 0.05 आ गया। ठीक है जी, इनटू अब आया मेरा वेलोसिटी। अब बाद में तो स्टॉप हो रहा है वो, बिफोर स्टॉपिंग, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई मेरी 0 और इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अस एज 400, तो मैं 400 का स्क्वायर ले लूंगी। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो और आप फोर्स निकाल लो, रेजिस्टिव फोर्स। गॉट इट। अब आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी क्या है, वो बाद में स्टॉप कर रहा है या इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एसआई यूनिट में चेंज करना नहीं भूलना है। ये क्या, कई बार आपको ये तो पता है, आप एक्साइटमेंट में मुझे आता है, पर आप यूनिट्स ही नहीं चेक करते। स्ट्रेस कर रही हूँ, यूनिट्स प्लीज चेक कर लिया करो। अच्छा, ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये थोड़ा अभी आपके लिए डिफिकल्टी है, ये वाला रहने देते हैं अभी फॉर द टाइम भी। ओके, अब हम करते हैं एक पावर पे। So a car of mass 1200 kg accelerates uniformly from rest to 20 meter per second in 5 seconds against a friction force of 500 newtons. You have to calculate net work done and engine power. नेट वर्क डन भी निकालना है और इंजन की पावर भी निकालनी है। पहले आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, कार एक्सलरेट कर रही है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 20 हो गई, तो लिखते चले जाना है। मास इज गिवन टू अस दैट इज इक्वल टू 1200 kg। इनिशियल वेलोसिटी u को मैं कर देती हूँ 0 which is given to us, v is given to us as 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है मुझे in 5 seconds against a friction force is given to us as 500 मीटर। नेट वर्क डन बताइए जी, नेट वर्क डन कितना होगा। नेट वर्क डन पूरा, तो वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन कितना होगा, फोर्स किसका, पूरे इंजन का टोटल फोर्स मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू इंजन लिख लेते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। अब क्या मुझे फोर्स ऑफ इंजन दिया, नहीं, ये तो फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, मुझे तो टोटल फोर्स चाहिए। दिस इज ओनली फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज गिवन टू अस, F ड्यू टू फ्रिक्शन में लिख लेती हूँ। और क्या डिस्प्लेसमेंट मुझे गिवन है, क्या डिस्प्लेसमेंट भी गिवन नहीं है। अब बताओ क्या करेंगे। नाउ जस्ट थिंक, दिस क्वेश्चन इज आपका थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है। बच्चे क्या करेंगे, ये वाला फोर्स लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट कहां से करें, कहां से निकालें। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले नेट फोर्स, आपका टोटल फोर्स निकालते हैं। कैसे निकलेगा आपका टोटल फोर्स, आपका इंजन पे पूरा का पूरा फोर्स, उस पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, और आपका बाकी का फोर्स कितना, फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
This is the force which is acting. Acceleration is given to you. No, it is not given to you directly. But we can find accelerated motion. तो हम equations of motion use कर सकते हैं. क्या होता है उसमें? V is equal to U plus AT. From this first equation of motion, we can write A is equal to V minus U over T. Yes, V is given to us 20, U is 0, time is given to us as 5. कितना आ गया? 4 meter per second square. Now mass is given to us 1200 into acceleration 4. आ गया जी. कार एक्सिलरेट हो गई, आपका आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4800 न्यूटन. आपका नेट फोर्स against a frictional force of ethane, car of this accelerates uniformly from rest to ethane in 5 seconds against a friction force of ethane. Calculate the net work done. इस फ्रिक्शन फोर्स को भी तो नॉर्मली हमें जब नेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं. ये फोर्स हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना एक्चुअल फोर्स है वो आएगा. लेकिन यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ हमें निकालना है कि वो वर्क डन कितना कर रहा है. इतना वर्क डन आगे कर रहा है वो. और फ्रिक्शन फोर्स को भी ओवरकम करने के लिए वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी. तो इसलिए हमारा टोटल फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4800 प्लस 500 फ्रिक्शनल फोर्स. ये टोटल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा. तो इसलिए हम ये टोटल लेंगे. कितना आ गया? 5300 न्यूटन फोर्स आ गया. अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है दिस डिस्प्लेसमेंट. कहां से निकाले मैम? डिस्प्लेसमेंट कहां से निकाले? कौन सी इक्वेशन यूज करें? हम कर सकते हैं बिल्कुल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as से भी निकाल सकते हैं, या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं. किसी से भी आप निकाल लो. आप चाहे आप निकाल लो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब क्या है? u तो है ही 0, तो हम जस्ट ये तो 0 आ गया प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन ऊपर मैंने निकाला है 4 इंटू टाइम 5 इज गिवन टू अस, तो 5 का स्क्वायर हो गया. तो ये कितना आ गया आपका? 250. डिस्प्लेसमेंट आ गया 50. बस अब क्या करना है? अब तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही डालनी है. कितनी? फोर्स भी आपको पता है 5300 और डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है 50. बस आपकी आ गई वैल्यू. नेट वर्क डन आ गया आपका. द नेक्स्ट पार्ट, इंजन की पावर भी निकालनी है. अब आपको इंजन की पावर निकालनी है. अब क्या करोगे? इंजन की पावर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन हमें पता है, टाइम भी हमें पता है 5 सेकेंड्स. बस अब तो डालना ही है खाली. चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. इंटरेस्टिंग. ये मैं होप कर रही हूँ कि आपको सब समझ आ रही है चीजें. कुछ डाउट हो तो प्लीज हमें पूछ लिया करो कमेंट करके. बिल्कुल आप हमसे पूछो, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दोबारा दी जाएगी. ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आया तो आप छोड़ दोगे. आप चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की चीजें तभी आपको समझ आती जाएंगी जब आप ये कंसेप्ट करते जाओगे. ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल क्यू छोड़ दिया कोलिजन का. दोनों एंगल्स के साथ है. आफ्टर रिबाउंड वो एंगल लेते हैं. 3 वेरिएबल बन जाते हैं. 3 इक्वेशन करनी है विद थीटा एंगल. अभी आप ट्रिग्नोमेट्री से इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हुए हो, इसलिए वो वाला न्यूमेरिकल नहीं लिया है. एक्सप्लेन करूंगी जब हम फुल एंड में बिफोर फाइनल एग्जाम्स, जब हम प्रो हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी, तो हम फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. अच्छा, a roller coaster of mass 500 kg starts from rest at 50 meters height. रोलर कोस्टर है, मास उसका इतना है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से. हाइट दी हुई है. एट बॉटम इट मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड कंप्रेसेस अ स्प्रिंग. ए स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है. फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. अब क्या हो रहा है? इनिशियली
तो हाइट पे है, तो इनिशियल एनर्जी कौन सी हो गई, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और जब नीचे आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो वो कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को, तो आपकी जो है फाइनल क्या हो गई, आपके पास कन्वर्ट हो गई इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का mgh, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हाफ kx स्क्वायर, बस x निकालना है, बाकी सब चीजें गिवन है आपको। चलिए एक और कर लेते हैं। A car of mass 1000 kg is moving at 72 km per hour if brakes apply a retarding force of 5000 newtons. Find the initial kinetic energy, distance traveled before stopping. कार है, कार का मास दिया हुआ है, मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर। पहले तो यूनिट देख लिया करो, इट इज नॉट दी SI यूनिट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट मैंने आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 72 into 5/18 that will get converted into मीटर पर सेकेंड। कर लो, सबसे पहला काम तो वो कर लो। If brakes apply a retarding force 5000 न्यूटन का दिया हुआ है, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी कैसे, हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मास दिया हुआ है हाफ, आपको पता है 1/2 है, दिस इज नॉट 12, दिस इज 1/2 into 1000 into v²। वेलोसिटी आपको दी हुई है, किससे मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड 20 आ जाएगा, निकाल लिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग, अब आपको निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रुकने से पहले। तो रुक रही है तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो रही है, जब रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो कैन आई यूज वर्क एनर्जी थ्योरम? यस एब्सोल्युटली मैम, वी कैन। वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये कितना हो गया, फोर्स इज गिवन, स्टॉपिंग है इसलिए नेगेटिव में लिया है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज आपकी फाइनल माइनस इनिशियल होती है, फाइनल है जीरो क्योंकि बाद में रुक रही है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कार रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल हमने यहाँ पे निकाली है, दैट सेम वी विल यूज एंड विल फाइंड डी। फाइन, आई होप मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के कौन कौन से इस पे आ सकते हैं वो सारे कवर करे हैं। अब आपका डर निकल जाना चाहिए कि किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक बार ये अपने हाथ से क्वेश्चन जरूर करना प्लीज, आप करोगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट और समझ आएंगे। कोई डाउट हो तो हमसे जरूर पूछ लेना। अगर ये लेक्चर बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, विच इज विकास एकेडमी। चलो, सी यू एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो सी यू।